अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। मेरे आज के ख़ास मेहमान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। ईद तो आपकी गुज़र गई, मगर कुर्बानी भी हो गई और अभी तक एक बड़ी सियासी जमात के लीडर जो हैं वो जेल में ही हैं। तो क्या आपकी तवक्को थी कि 2 साल तो हो गए हैं, अब कितना ज़्यादा एक शख्स को जेल में रखा जा सकता है, और बतौर एक सियासतदान अभी सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सियासी लीडरों को जेल में रखना कोई नई बात नहीं है। ये हर सियासी लीडर जेल में गया है और मजबूत होकर निकला है, ये भी तारीख बताती है। बहरहाल आज मेरे ख्याल है कुछ इस तफरीक को, इस निफाक को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और ये एक मौका है जो यकजहती का माहौल आपको मिला है मुल्क के अंदर इस हिंदुस्तान की जारियत के बाद और उसकी शिकस्त के बाद, इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसको कौन इस्तेमाल कर रहा है आपके ख्याल में? कैसे इस्तेमाल हो रहा है इसका? क्योंकि बताएं तो इस मौके से भी कोई फ़ायदा नहीं उठाया गया। जी, नहीं उठाया गया अभी तक। अभी भी वक्त है कि सोच ऐसी बनाएं कि हमने किस तरह मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। अगर अपना हदफ मुल्क का मुस्तकबिल रखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप अपना मुफाद सब रखेंगे तो फिर मुश्किल है। ये किसके लिए कह रहे हैं आप? मैं सबके लिए कह रहा हूँ। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जो अपोजिशन में है, जो हुकूमत में है। लेकिन अब तो लगता है कि हुकूमत के हौसले बुलंद हो गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हौसले बुलंद हो गए हैं। भारत के साथ जो जंग में एक बरतरी हासिल हुई है वाज़े तौर पे, उसके बाद फ़राख दिली का मुज़ाहरा करने की बजाय तो लगता ही है कि दिल और भी सख्त हो गए हैं और कोई लचक की गुंजाइश ख़ास तौर पे हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो नज़र नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये ताकत का ज़ोम होता है ना, इक़्तिदार का जो ज़ोम होता है, इसको ज़रा एक तरफ करके मुल्क की मुफाद को देखें तो उसमें आपको हल मिलेगा। ये जब तक ये तफरीक दूर नहीं होगी, ये इंतशार सियासी ख़त्म नहीं होगा, आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। एक बड़ी वाज़ेह हकीकत है जिसको हम मानने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में एक डायलॉग हो। मैं हुकूमत से भी कहता हूँ, आप कभी टीवी चैनल है, आप भी एक सर्वे करा लें कि आज लोग किस चीज़ को मुल्क का हल समझते हैं। इलेक्शन किस अमल को तो आपको यही नज़र आएगा कि लोग चाहते हैं कि ये सियासी लीडर, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, जो भी साहिब इख्तियार या इक़्तिदार हैं मुल्क में, ये इकट्ठे बैठें और मुल्क के मसाइल का हल निकालें। वो आज एक डायलॉग का प्रोसेस चाहते हैं मुल्क के अंदर। बतौर एक सियासतदान आपके ख्याल में इमरान खान क्या रोल प्ले कर सकते हैं सारी सूरत हाल को रिजॉल्व करने के लिए? देखिए, इमरान खान अपोजिशन में है, जेल में है, उनकी जमात ज़ेर-ए-ताब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे हालात में आपके पास एक ही रास्ता होता है, वो कन्फ्रंटेशन का होता है। वरना अगर आप कुछ भी वीकनेस दिखाएंगे, उसको आपका हरीफ भी इस्तेमाल करेगा और आपकी जो सपोर्ट बेस भी, क्योंकि वो एक ज़ात की वीकनेस नज़र आनी शुरू हो जाती है। लेकिन इससे ज़रा आपको ऊपर बढ़कर एक ज़रूरत है, और ये इमरान खान साहब कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सपोर्ट बेस इस वक्त है वो काफ़ी यानी बर्दाश्त कर लेगी। वो एक ऐसी सपोर्ट बेस है जो अपने लीडर की हर बात मानने को तैयार है। एक बड़ा मुतालबा जो बज़ाहिर अब रिपोर्ट हो रहा है, और बल्कि इमरान खान की जो बहनें हैं उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद मीडिया को ये बताया गया है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें मुतालबा किया जा रहा है उनसे कि 9 मई पे वो माफ़ी मांगे। तो क्या अगर आप इमरान खान साहब की जगह होते और ऐसी सिचुएशन में, तो आप क्या करते वैसे? देखिए, 9 मई को जो हुआ है उसको हमने डॉक्यूमेंट भी नहीं किया सही तरह से, लेकिन ये एक हकीकत है कि अगर मुल्क के लोग ही मुल्क की फ़ौजी तनसीबात पर हमलावर हो जाएं, ये बहुत तशवीशनाक बात है। आपको लगता है ये मुनज़्ज़म काम हुआ है या ये एक रद्द अमल था अवामी? देखिए, यही बात देखने वाली है ना कि रद्द अमल था या मुनज़्ज़म था, इसके अंदर क्या हक़ाइक़ हैं। कई जगह में मुनज़्ज़म बात नज़र आई है। मुनज़्ज़म इस हवाले से कि लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर आए हैं उस जगह पर, और उन्होंने पहले से प्लान था कि हम ये करेंगे। ये अब उस मौके पे वहाँ पहुँचकर अगर शायद एहतजाज तशद्दुद वाला ना होता, उनकी सोच जो थी, लेकिन वहाँ मौके पर जब एक पत्थर चल जाए फिर बात चल जाती है।
इसलिए ऐसे मामला में ज़रा जमातों को बड़ी सोच समझ से काम लेना पड़ता है, जो PTI ने नहीं लिया। तो फिर इमरान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जैसा कि अब ज़ाहिर मुतालबा किया जा रहा है। माफ़ी किससे मांगेंगे? माफ़ी हम मुल्क से मांग सकते हैं कि भाई अगर मेरी जमात से गलती हुई है तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इससे ज़्यादा कमज़ोर नहीं पड़ जाएगा कि सियासी लीडर और उनकी सियासी जमात? नहीं, देखिए, अगर एक ऐसा अमल है जिसको अवाम ने भी पसंद नहीं किया, जो कानून भी आपको इजाज़त नहीं देता, जो हमारी रवायत भी नहीं है और जिससे मुल्क कमज़ोर होता है, मैंने कहा ना, ये जब ऐसी इतनी सीरियस बात हो जाए कि अवाम का एक जत्था या एक ग्रुप, ये जो भी है, वो फौजी तनसीबात पर हमलावर हो, और ये हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, तो उस पर फिर कोई रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। ये रास्ता इमरान खान ने निकालना है या इस्टेब्लिशमेंट ने और शहबाज शरीफ ने भी निकालना है? ये सब ने मिलकर निकालना है। अगर मुल्क में इलेक्शन मुतनाज़ा होता है, इलेक्शन चोरी होता है, तो वो भी एक गैर आइनी अमल है, तो उसके भी हम सबको इतनी हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि माफ़ी होगी, हम सभी माफी मांग रहे होंगे, शायद आप ना हो रहे हो, तो हम तो यकीनन होंगे। तो आपको भी फिर बहुत सारे मामलात में माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, सारा दिन माफ़ी मांगते रहेंगे। तो इसलिए आप समझते हैं कि माफ़ी का मुतालबा भी ये सिर्फ एक ज़िद ही हो सकता है? देखिए, माफ़ी का मुतालबा कोई नेगोशिएटिंग पॉइंट नहीं होता, ये दिल से आनी चाहिए। मैं अगर आपको ये कहूँ जी तुम माफ़ी मांगो फिर मैं तुमसे बात करूँगा, ये बात मुनासिब नहीं होती। नेगोशिएटिंग पॉइंट क्या होने चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में? नेगोशिएटिंग पॉइंट आज ये होने चाहिए कि हम एक टेबल पर बैठें और मुल्क के मसाइल का हल कलेक्टिवली करें। मसलन इलेक्शन के ऊपर क्या बात, जो भी है वहाँ बैठ के बात करें ना। आपके ज़हन में कोई इलेक्शन का आपके पास कोई हल नहीं है, आपका हल रूल ऑफ लॉ में है, कानून की हुक्मरानी में है। अच्छा, जिस दिन मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलेगा आपका मामला दुरुस्त होगा। लेकिन कोई हुकूमत आएगी मैंडेट वाली, तो तब चलेगा ना सर। मैंडेट वाली मौजूदा हुकूमत मैंडेट की मिला है उसको? नहीं, मैंडेट तो नहीं, पिछली के पास था, वो भी नहीं था। तो अब इसका ना इलेक्शन तो हल है। आप नहीं, इलेक्शन कैसे कराएंगे? इलेक्शन आपके मुतनाज़ा हो गए, जो रिजल्ट आएगा उसको एक ग्रुप नहीं मानेगा। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए इलेक्शन हो सकते हैं दोबारा? इलेक्शन कमीशन के बेचारे का क्या कसूर? बेचारा वो क्या करेगा? जब फिर तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बेचारी थी। इलेक्शन देखिए, अगर आपको, हाँ सभी बेचारे हैं, तो काजी फारिसा भी बेचारे थे, सारे बेचारे ही है। अच्छा, तो असल कौन है फिर जाबिर? असल देखिए, जाबिर आपने निज़ाम को इतना ख़राब कर दिया है मुल्क में। देखें, हम जो मर्जी सारा दिन कहते रहे, मुल्क में माशाल्लाह का लंबा दौर रहा है, आज हाइब्रिड हुकूमत है। हमेशा इन मामलों से बचना चाहिए। क्या रोल है? आप कह रहे हैं कि फौज का क्लियर रोल, ये क्या है? हाइब्रिड रोल आप सबने कहा है। भाजपा साहब पिछली हुकूमत में कह रहे थे, आज भी SIFC आपके सामने मौजूद है। SIFC को एक कानूनी शक्ल दे दी गई है, लेकिन क्या वो एक इदारा है जो आइन के अंदर है? आपके ख्याल में क्या? सर, जो इदारा डायरेक्शंस दे सके काबीना को, तो वो फिर आइन से बाहर चला गया। अगर वो एक रेगुलेटरी रोल में है, फिर उसका कोई बात हो सकती है। नहीं, आप कह रहे हैं जो इदारा काबीना को डायरेक्शन दे सके। काबीना को कौन डायरेक्शन दे सकता है पार्लियामेंट के अलावा? जी, तो वही फिर ये मामला काबीना के अंदर रहना चाहिए था। जब आपने एक अलहदा इदारा बना दिया, क्या वो इदारा, मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या वो इदारा ये इख्तियार रखता है कि वो काबीना को डायरेक्शंस दे? SIFC की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये है, क्योंकि जो कम से कम कानून बना है उसके अंदर ये बात मौजूद नहीं है, लेकिन तासुर ये है कि जो SIFC फैसला करेगा वही होगा। अगर ये बात है तो फिर आपकी ECC का क्या बनेगा? ECC काबीना का दिल होता है, तमाम इकोनॉमिक डिसीजन वहाँ पर होते हैं, और मैंने आज तक नहीं देखा, शायद कभी हुआ हो, कि ECC का फैसला जो है वो काबीना ने रद्द कर दिया। इसलिए हमें बड़ी एहतियात से इन मामलात को डील करना पड़ता है। आप तो सिर्फ SIFC की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो जो मुकदमात बन रहे हैं, जो कारकुनों को उठाया जाता है, जो अदालतों से फैसले आते हैं, उनके हवाले से भी अपोजिशन के लोग तनकीद करते हैं। यही मैं कहता हूँ, जब भी फौज अपने रोल से बाहर आएगी, जब उसकी विजिबिलिटी होगी मुल्क के मामलात में, चलाने के मामलात में, तो फिर तनकीद की गुंजाइश निकल। आपको विजिबिलिटी पे एतराज़ है यार? नहीं, मुझे नहीं, विजिबिलिटी आप बेशक रखें। अच्छा, लेकिन जब आप ये करेंगे तो फिर लोगों को तनकीद का मौका मिल जाता है। इसलिए फौज को अपने रोल के बारे में खुद सोचना पड़ेगा कि हम किस हद तक इस रोल में रहेंगे। चलें, ठीक है। तो आपके ख्याल में ये जो 9 मई का मामला है, इस पे माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कोई हल भी नहीं है?
और ये कोई सॉल्यूशन भी माफ़ी बजाते खुद कोई हल नहीं है, लेकिन अगर एक ऐसा वाक़या हुआ है तो शायद हम सबको माफ़ी मांगने की गुंजाइश है कि हालात वहाँ तक ना पहुँचने देते, क्यों हालात पैदा हुआ है ना, उसको हमने डॉक्यूमेंट भी नहीं किया। आज तक ये नहीं पता कहाँ पर क्या हुआ। जो लाहौर में हुआ वो तो सबको नज़र आता है, लेकिन वो लोग वहाँ पहुँचे कैसे? बात तो ये, माफ़ी तो सबको, गफलत पे भी माफ़ी मांगी नहीं, चले गफलत पे माफ़ी मांगी है नहीं, आपको हक तो नहीं है ना ये काम करने का। और वहाँ बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए जो वहाँ से गुजर रहे थे। उनकी वो जो आपकी वो होती है टेलीफोन का जो नेट होता है उसमें उनका नाम आ गया तो वो भी CDR में। अच्छा, ये जो सज़ाएं दी गई हैं फौजी अदालतों की तरफ से और जेल में लोगों को भेजा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन सज़ाओं को अपहोल्ड कर लिया है, तो और फिर सिविलियन अदालतों की तरफ से भी 10-10 साल कैद, एक PTI के एक MNA को भी 10 साल कैद जो है सज़ा सुना दी गई है। आपको लगता है ये कुछ ज़्यादा सख्त सज़ाएं हैं, और या ये अमल जो था अदालती अमल, क्या ये मुनसिफाना? देखिए, सख्त सज़ाएँ हैं लेकिन जो दफ़े लगाए गए थे उनके अंदर मौजूद हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप कानून बनाते हैं तो पहले सोच लिया करें कानून क्या बना रहे हैं, किस पे इस्तेमाल होगा। तो ये ट्रायल फेयर ट्रायल हुए हैं सबके? तो फेयर जो ट्रायल जब तक उसको रिवर्ट नहीं किया जाता फेयर ही समझते हैं। बाकी फेयरनेस की जो तशखीस है वो तो तारीख ही करती है। मैं और आप तो सारा दिन हम कह सकते हैं फेयर है या नहीं है, क्या उसको जुडिशरी उसको आपकी लीगल जो कम्युनिटी है कबूल कर रही है, क्या उसको जुडिशरी कबूल कर रही है, क्या उसको रिलीफ दिया है हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। बात तो ये है, जब ये ATA बना था इसका मकसद क्या था? आज आप यकीन करें ये सबसे काला कानून है मुल्क के अंदर। ये बना कुछ मखसूस मकासद के लिए था कि मुल्क में टेररिज्म रोज़ एक धमाका होता था, उसके लिए बना था। आज ये आप पुलिस पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आप ये जो ATA लिख देती है, और सबसे पहले आप पता करें कि कितने ATA के जो FIR में डाला गया उसको जो कोर्ट्स हैं वो कितनी दफ़ा उसको रद्द करते हैं। मेरे खिलाफ भी अभी ATA का मुकदमा है। यहाँ पर आप सड़क पे बाहर निकले ATA का मुकदमा बन जाए, हम पे भी शायद हो। तो इसी ATA एक मजाक बन गया। ये अब पाकिस्तान सारे टेररिस्ट, आप टेररिस्ट तो नहीं भी लगते, पता नहीं चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी, कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हमारे आज के मेहमान। भाई साहब, आपकी पार्टी अवाम पाकिस्तान पार्टी काफ़ी अर्सा रजिस्टर तो हो गई है जी, रजिस्टर हो गई है और मगर 6 महीने हो गए। अभी तक आपने किसी ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा नहीं लिया? और एक ही हुआ है जी। उन्हें लेने का फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा, क्या किस वजह से? ज़िमनी इंतखाबात देखिए, हमने सियासत को मजाक बना लिया है। हम इसको बुरा ही नहीं समझते कि हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल हो जाएँ, पुलिस जो है वो सपोर्ट करे हुकूमत के कैंडिडेट को, इंतज़ामिया उसके साथ फिर रही हो, तहसीलदार पटवारी सब उसके लिए काम कर रहे हो, लोगों के पर्चे दर्ज हो रहे हो, वसाइल हुकूमत के अरबों रुपए आप वहाँ पर ऐलानात हो रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन भी खामोश है, अदालतें भी खामोश हैं। तो ये एक हमने एक नया नॉर्मल बना दिया है। ये अब एक्सेप्टेबल है कि सियासत है जी, अब हुकूमत के खिलाफ बाई इलेक्शन लड़ेंगे, फिर तैयार रहें इस काम के लिए। अब मसला ये है कि ये बाई इलेक्शन हुआ, ये PMLN के ही MPA वफात पा गए थे, और वहाँ पर जो आज शरीक हैं हुकूमत में, जो हुकूमत के साथी हैं, फैसले में साथ हैं, उनका अपना कैंडिडेट कह रहा है कि इलेक्शन चोरी हो गया, तो वो शांति मुयसर कर रहा है कि देखें ये बात हुई, ये बात हुई, ये हुआ, फिर इलेक्शन में क्या। तो इसलिए आपकी पार्टी ने असूलन बाइकआउट किया है इलेक्शन? नहीं, हमारे पास वहाँ उम्मीदवार भी कोई नहीं था। अच्छा। हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो हर जिले में कोशिश कर रहे हैं इस्टेब्लिश हों। अगर उम्मीदवार होता तो फिर आप शायद इलेक्शन लड़ते? जरूर लड़ते। हाँ। तो क्या वजह है आपकी पार्टी इतनी मुतहरक नहीं हुई, या पार्टी के अंदर भी अभी इंतखाबात होने? देखिए, वक्त होता है, पार्टी के अंदर भी इंतखाबात होने, लेकिन इन चीज़ों का वक्त होता है, टाइम लगता है। तो उम्मीदवार हमारे पास आए थे, हमारे पास लोग थे जो उम्मीदवार लड़ना चाहते थे टिकट पर,
तो हमने कहा कि वक्त मुनासिब नहीं। पार्टी सिर्फ इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए नहीं होती, एक मकसद होता है कि आप कम अज़ कम मुल्क के मसाइल की बात कर सकें, आप एक बेहतर सोच सामने रख सकें। अब बाकी फैसला आवाम सर उसके लिए तो NGOs है ना, पार्टी तो इंतखाब के बगैर तो कुछ भी नहीं होती है। जी, इंतखाब में आएगा तो हिस्सा लेंगे ना। ठीक है, फिर अभी एक बाई इलेक्शन हुआ है तो आपने उसकी तैयारी करनी है। तो आपको क्या लगता है नून लीग जो दावा कर रही है कि ये नून लीग के बयानिए की जीत है और मरियम नवाज की खिदमात के एवज़ उनको ये कामयाबी मिली है नून लीग को, पंजाब में जो हुकूमत की पॉलिसी थी उस वजह से, क्या लग रहा है आपको? ये 35 साल से हर हुकूमत यही कह रही है। वजह क्या है? पैसे आपने इंतज़ामिया इस्तेमाल की है, पुलिस इस्तेमाल की है, पैसे इस्तेमाल किए हैं, हर हुकूमत ये करती है। ये वही इलाका है जहाँ पर 2 दफ़ा डस्का में इलेक्शन हुआ था, इसके साथ वाले हल्के में। तो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो प्रिजाइडिंग अफसर दूध में खो गए थे, एक दिन बाद बाबा आई। बिल्कुल, तो ये तमाशे लगे रहे और उसकी इंक्वायरी भी हुई है, फिर उसका भी कुछ पता नहीं चला। इंक्वायरी में बहुत होती है, इंक्वायरी जब पाकिस्तान में होती है, कमीशन बनता है, मतलब इसमें आपसे बेहतर कौन जानता है, मिट्टी डालते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि अब जो बजट आ रहा है, जो हुकूमत ला रही है, 10 जून को प्रोबेबली बजट पेश किया जाएगा, तो अब तो वाज़ेह तौर पे जो कुछ भी करना है पार्लियामेंट ने या हुकूमत ने तो नहीं करना, ये तो अब IMF गो हेड देगा, मंजूरी देगा तो होगा, क्योंकि IMF की भी बड़ी सख्त शराइत हैं इस हवाले से। तो क्या लगता है आपको कि ये बजट आवाम के लिए क्या खबरें ला रहे हैं? अच्छी आवाम के लिए बुरी खबर ही लाएगा, क्योंकि देखिए हमारा बजट, मैं आपको अगले 20 साल का, अगर आप मुल्क में इस्लाहात नहीं करेंगे, मैं आपको अभी 20 साल का बजट बना के दे देता हूँ। आपकी आमदन बढ़ेगी, जो आपकी शरह जो इन्फ्लेशन है उसकी शरह को, और जो आपकी आबादी की शरह की इंक्रीज है, इसको ऐड कर लें, इतनी आपकी आमदन बढ़ जाएगी। अखराजात आप अपने जो हैं सूबों को देने के बाद वफाक सूद भी अदा नहीं कर सकेगा, सूद के लिए भी इजाफी कर्जा, दिफा के लिए भी इजाफी कर्जा, हुकूमत चलाने के लिए भी इजाफी कर्जा, पेंशन में इजाफी कर्जा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से पेंशन जो है मुल्क की, वो मुल्क चलाने के खर्चे से बढ़ गई है। मुल्क चलाने का खर्चा कोई 800 अरब के करीब होगा और पेंशन 1000 अरब के करीब होगी। उसके बाद आपने डेवलपमेंट में पैसे रखने हैं, डेवलपमेंट वफाकी हुकूमत करता क्या है, वो उन्होंने पैसे बांटने हैं कि हमारी कोई सियासत मजबूत हो जाए, तो उसके लिए इजाफी कर्जा आप लेंगे, लोगों को कुछ इजाफी टैक्स लगाएंगे, और उसके बाद फिर 6000-8000 अरब का कर्जा बाजार से उठाएंगे और मुल्क चलेगा। ये हमारे मुल्क की हकीकत है। बाकी बजट के जो मर्जी इतने बड़े बड़े मोटे आप कागज़ बनाते रहें, हम बजट बनाते इस तरह से हैं कि लोगों को समझ ही ना आ सके हमने किया क्या। ये तमाशा अभी का नहीं है, काफ़ी अर्से से लगा हुआ है। तो जब तक आप इस बुनियादी इस्लाहात नहीं करेंगे। तो आपकी पार्टी के पास इस हवाले से कोई ठोस तजवीज़? जी बिल्कुल, हम बात करेंगे, जब बजट आने दें हम बात कर देंगे। देखिए, अगर आप इस्लाहात ही नहीं करेंगे। नहीं, आपकी अवाम पाकिस्तान पार्टी की क्या मुतालबात हैं हुकूमत से इस बजट और अवाम के लिए? नहीं, अवाम बेचारे क्या करेंगे, वो तो टैक्स अदा करेंगे। नहीं, आपकी पार्टी के क्या मुतालबात हैं कि बजट में हुकूमत को क्या करना चाहिए? हमारे मुतालबात इस्लाहात के हैं। जब तक आप मुल्क में का निज़ाम नहीं बदलेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आज पैसे आपके सूबों के पास चले जाते हैं, जो उसको एक अपनी माल गनीमत समझ के खर्च करते हैं और सियासत अपनी बनाने की कोशिश। तो आपको 18वीं तरमीम पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मुझे NFC अवार्ड पे NFC अवार्ड पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और तहफ़्फ़ुज़ात इस्लाहात के बारे में हैं कि आपने सूबों को इख्तियारात दे दिए, जिम्मेदारी नहीं दी। दें उनको गैस, उनको दें बिजली, उनको दें, उनको समझ आ जाएगी क्या होता है कि आपने क्यों अपने पास रखें। बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन सूबे का काम है, डिस्कोज उनको दें। तो जब उनको पता चलेगा कि डिस्कोज में कितना नुकसान होता है, गैस में कितना नुकसान होता है, फिर उनको समझ आएगी। तो आपने पैसे उनको दे दिए, जिम्मेदारियाँ नहीं दी। आपके नज़दीक ये एजुकेशन सेक्टर, सोशल वेलफेयर सेक्टर, ये गो के ये सूबों का मामला है, और वफाकी हुकूमत को इस बजट में कोई इस हवाले से कोई इनिशिएटिव? वफाकी में कोई ताल्लुक नहीं है, उसके वफाकी में कोई इनिशिएटिव का एक पैसा नहीं है। आप कर्जा लेके जो इनिशिएटिव मर्जी लेना चाहें, उसको सूबे इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। आप कौन से इनिशिएटिव लेंगे, मुझे बताएं ना। जो हायर एजुकेशन कमीशन का है, और अब तो एक यूनिवर्सिटी का क्या करता है, रेगुलेटर है। वो यूनिवर्सिटी उसको नहीं बनानी चाहिए, वो रेगुलेटर है। प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, रेगुलेट करे, वो रेगुलेट भी नहीं कर पाता। आप जो
मेयार है यूनिवर्सिटी को, उसमें जाके देख लें क्या हालात हैं। तो रेगुलेटर का काम है कि मेयार ठीक रखे, अवाम को एक इंफॉर्मेशन दे कि यूनिवर्सिटी किस किस्म की है। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। ठीक। अच्छा, डेवलपमेंट सेक्टर की बड़े पैमाने पे कट लगाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। 100 अरब रुपए का तो उन्होंने कम कर दिया है डेवलपमेंट प्लान जो है उसमें जो बजट एलोकेशन रही है। तो इस आपके ख्याल में ये तरक्याती मंसूबे जितने भी बड़े बड़े मंसूबे हैं उनको कैसे तयन किया जाए कि किस मंसूबे को पैसे देने चाहिए और किसको नहीं? देखिए, वफाकी हुकूमत ने पिछले साल 1500 अरब रखा था, खर्च करने की पोजीशन में नहीं है। 1500 अरब आप खर्च कर ही नहीं सकते, फिर कट क्या लगाएंगे? रखते इसलिए कि बाद में कहीं और लगा दें। नहीं, रखते इसलिए हैं कि हम मर्जी कहीं और, ये कहीं और से आ जाए तो हम बजट इंक्रीज ना करना पड़े, ये जो आमदन होगी इससे उसको डाइवर्ट कर दें। तो ये किस्म का पार्किंग फंड इस्तेमाल करने के लिए। देखिए, पिछले साल मुझे याद पड़ता है कि आखिरी 2-3 महीने रह गए थे तो 400 अरब खर्च हुआ था। उसके बाद आपने वो जो एडवांसेस देकर 100-200 अरब और खर्च कर दिया आखिरी 2-3 महीने में। उसके बाद बजट जब आया तो आपने उसे डबल करके 1500 अरब लिख दिया उसके अंदर। तो इस तरह की काम करते रहते हैं हम। डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए। डिफेंस बजट खुद ही बढ़ जाएगा। डिफेंस बजट आपका 25 से 2800 अरब पे जाएगा। अच्छा, हाँ। ये खुद ही कैसे बढ़ जाएगा? पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर तो नहीं होगा? नहीं, मतलब है कि वो बजट के अंदर खुद ही नंबर बढ़ जाएंगे। अच्छा, इन्फ्लेशन देखें, मैंने कहा ना कि आपके तमाम नंबर इन्फ्लेशन प्लस जो ग्रोथ है आबादी की, इसके हिसाब से बढ़ जाते हैं। आपकी आमदन भी इतनी बढ़ती है, ये भी बढ़ जाते हैं। तो ये जो तनख्वाहदार तबका है इसकी बहुत शिकायत रहती है कि सारा बोझ तो हम पे डाल दिया जाता है। तो इसका कोई सलूशन है आपके पास? उनको बढ़ाना चाहिए, आपको कम से कम इन्फ्लेशन से उनको ऊपर रखना चाहिए। माजी में तो इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, अब तो खैर कम है, उसको उससे ऊपर रखना चाहिए। और यही तबका है जो टैक्स भी देता है। तो या उनके टैक्सेस कम करें या उनको, और वो भी गवर्नमेंट सेक्टर के बढ़ा पाएंगे ना, आप प्राइवेट तो अब नहीं बढ़ा पाते। ज़रूरत यह है कि टैक्स के निज़ाम को बेइस्लाहत करें, टैक्स को कम करें। ये जो आज 40% तक टैक्स है तनख्वाहदार तबके के, ये बिल्कुल उस मुल्क में होता है जहाँ पर हुकूमत पैदाइश से वफात तक आपकी ज़िम्मेदारी उठाती है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हम तो वो नहीं कर सकते। तो इसलिए, और दूसरा जो प्राइवेट आदमी काम करता है वो 50% तक, 49.5% तक टैक्स है। मसलन जो लॉयर्स अच्छा कमाते हैं या डॉक्टर्स अच्छा कमाते हैं या प्राइवेट को आदमी काम कर रहा है वो कमाता है, 50% टैक्स है। तो सर ये बताएं, पेट्रोल और बिजली की कीमतों के हवाले से आपके क्या तवक्कुआते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? नहीं, पेट्रोल की कीमत तो कम नहीं होगी, उसमें इस वक्त 78 रुपये टैक्स है। मेरे ख्याल ये जो PDL है ये 100 रुपये तक चला जाएगा। ये वो रकम है जो वफाक के पास ही रहती है, ये उधर नहीं जाती। तो उसमें आप देख लें 22 अरब लीटर। तो ये कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं फिर? कीमतें, क्योंकि दुनिया में तेल की कीमत कम है, तेल को डीरेगुलेट कर देना चाहिए और अपना टैक्स उसके ऊपर रख लेते हैं। आवाम को पता हो आप कितना टैक्स दे रहे हैं। आज भी तकरीबन 100 रुपये के करीब टैक्स, मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं वो लगे हुए हैं। उसमें थोड़ी आपको बढ़ाना पड़ेगा, कुछ रिलीफ मिल जाएगी तेल की कीमतें। तो तेल की कीमतें तकरीबन इसी सतह पे 250, 260 यहाँ पे रहेंगी। अच्छा, हुकूमत और भी एवेन्यूज़ को तलाश कर रही है। अब सबसे जो गैर मामूली किस्म का जो नया एवेन्यू हुकूमत ने ढूंढा है वो बिटकॉइन माइनिंग में भी हुकूमत कह रही है कि वो खुद इसमें सरमायाकारी, बज़ाहिर अभी तक ये लग रहा है कि वो खुद इन्वेस्ट करेंगे। एक काउंसिल भी बना दी है, एक एडवाइज़र भी बिलाल साकिब नामी एक हैं एक्सपर्ट, उनको तैनात किया गया है जो मिनिस्टर का लेवल होगा उनका, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। तो ये बिटकॉइन माइनिंग के हवाले से हुकूमत का जो इंटरेस्ट है इसके बारे में आप क्या कहें? सर मुतीरा साहब, ना आपको पता है ये क्या है, ना मुझे पता है, ना हुकूमत को पता है। अच्छा, कि बिटकॉइन क्या कर रहे हैं, वो माइनिंग की डिजिटल करेंसी है और ये तो सारी दुनिया में अभी। सर ये हमारे बस की, हुकूमत के बस की बात नहीं है, ना नहीं करना चाहिए, ना कर सकती है, ना मेरा ख्याल कर रही है। अच्छा, आपको जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी रेगुलेशन के लिए आपको एक लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। अभी तक स्टेट बैंक भी कह रहा है ये इलीगल है और खबरदार कर रहा है। पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए बिटकॉइन क्या है, लेकिन रेगुलेशन नहीं है ना, रेगुलेशन नहीं, उसको रेगुलेट कर दें। और वो कोई वैसे रॉकेट साइंस नहीं है, UAE ने अच्छी रेगुलेशन बनाई, उसको कॉपी कर लें ताकि रेगुलेटेड हो जाए। आज भी तकरीबन मैं हो सकता गलत हूँ, मैं $1 अरब योमिया के हिसाब से पाकिस्तान में ट्रेडिंग हो रही है बिटकॉइन की।
दूसरे ममालिक के जरिए। आपने इस पर कभी फोकस किया पर्सनल बिजनेस? नहीं, मैं कोई बिजनेस नहीं करता। हाँ, कभी कोई ऐसी प्रपोजिशन तो नहीं आई? नहीं, अब पैसे हो तो बताएं, मैं ट्रेडिंग कर दूंगा आपको। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। वेलकम बैक साफ़ी प्रोग्राम में। तो खाकान अब्बासी साहब, नवाज शरीफ साहब लंदन में, इमरान खान साहब जेल में, आसिफ जरदारी साहब ऐवान सदर में ही रह गए। तो इस वक्त सियासत की क़यादत कौन कर रहा है आपके ख्याल में सही मानों में? मुस्तकिल मिजाजी तो जरदारी साहब की है। अच्छा, वो उधर प्रेसिडेंसी में ही है। अच्छा, वो उधर ही है। पहले इमरान खान साहब लंदन में थे, मियां साहब जेल में थे। तो तमाशा लगा कौन है, मतलब सियासतदान कौन है जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं आपके ख्याल में? तो सियासतदानों के पास अब कुछ नहीं रह गया। ओहो, उनके इलेक्शन मुतनाज़ा है। अच्छा, उनकी सलाहियत ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने असूल बेच दिए। ठीक है, तो बस ठीक है, इक़्तिदार में है, मज़े करें। फील्ड मार्शल का जो ओहदा आया है, ये कानून में तो मौजूद है, आर्मी एक्ट में इसका जिक्र है। एक ऑनर होता है जो हुकूमत फैसला करती है, जिस तरह आप अवार्ड देते हैं बाकी, ये भी एक अवार्ड था, हुकूमत ने फैसला कर दिया, इस पर तारीख ही इसको जज कर सकेगी। आप कैसे जज करते हैं? नहीं, मेरी जजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर कोई राय तो होगी। देखिए, मुझे तो फैक्ट्स नहीं पता ना। अच्छा। कि क्या हुआ उस दिन जो 6 मई को, 7 मई को, 8 मई को। सारी दुनिया को पता चल गया है। नहीं, सारी दुनिया को नहीं। पाकिस्तान ने भारत को, देखिए, जो ये हुकूमत ही जानती है कि क्या फैसले उस दिन करने पड़े और क्या थे, क्या हालात थे। हर हकीकत आपके सामने नहीं आती। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 24 करोड़ एक्सपर्ट हैं एविएशन के, जो जहाज भी जानते हैं, मिसाइल भी जानते हैं, सारी टेक्नोलॉजी। 24 करोड़ इतना तो वोटर नहीं है। इतने है। तो वो सब लगे हुए। इसलिए उस दिन क्या हुआ, सारी मामले की क्या हकीकत है? आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता क्या हुआ? तो वो बता देना क्या हुआ, मुझे मुझे नहीं पता, यकीन करें। अच्छा, मैं इसको मामले को थोड़ा बहुत समझता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ। 72 जहाज थे उस तरफ। 72 में हर एक में कम से कम 2 एयर टू एयर मिसाइल लगे हुए थे। हमेशा होते हैं, सारे फाइटर थे। वो एक हमारा जहाज पर भी फायर नहीं कर सके। इसकी क्या बात? क्योंकि वो जैम हो गए थे ना, इलेक्ट्रॉनिकली जैम। देखिए, 72 जहाज़ों को 4 मुख्तलिफ जगह में जैम करना आसान काम नहीं है। तो हमारे पास कुछ सलाहियत है ना, कुछ हमने किया ना, कुछ तो है। उनके जहाज गिर गए, पर्दादारी, उनके जहाज गिर गए। आप कह रहे हैं वो सीक्रेट बता दें? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें नहीं पता कि उन दिनों में क्या हुआ है, किसने फैसले किए, क्या फैसले किए। हुकूमत ने फैसला कर दिया, उन्होंने फील्ड मार्शल को ओहदा दे दिया और एक्सटेंशन कर दी एयर चीफ की। बस ठीक है, ये फैसला है। आपका इन चीज़ों को तारीख पे छोड़ देना चाहिए। आपके दौर में भी कोई फील्ड मार्शल बनाने की कोई तजवीज़ आई थी जनरल राइल शरीफ साहब को? नहीं, ऐसी कोई तजवीज़ नहीं आई थी। ये जब मुझसे पहले जब राइल शरीफ साहब की रिटायरमेंट हो रही थी, उस वक्त एक बात चली थी। अच्छा, अखबारों में भी आया था। अच्छा, कि कुछ ये ख्याल था कि ज़रब अज़ब में पाकिस्तान ने वाज़ेह कामयाबी हासिल की है, तो उनको भी फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया जाए। फील्ड मार्शल ओहदे से आपके जो चीफ होते हैं, आप सर्विसेज के, उस पर इम्पैक्ट नहीं आता। वो सिर्फ आर्मी के ही रहते हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये नहीं, एयरफोर्स के भी हो सकते हैं, नेवी के भी हो सकते हैं, नेवी के भी होते हैं। लेकिन उससे आपकी जो सर्विस टेन्योर है जो चीफ का, चाहे वो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी का हो, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, ये आबी जारियत तो भारत की अभी भी जारी है, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान का क्या रद्द अमल होना चाहिए? हम तो सीज़ फायर के ऊपर डटे हुए हैं, भारत की तरफ से जो है वो डाउट हो रहे हैं, तो ये अभी जहारियत अगर जारी है तो फिर ये सीज़ फायर कैसा? नहीं, देखिए, सीज़ फायर तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उस पर तो कभी सीज़ फायर नहीं हुआ। वहाँ पर तो मौके के हिसाब से फायरिंग होती रहती है। तो बाकी इलाके में हो गया, वहाँ पर कोई ना मिसाइल आया है, ना हमने मारा है, ना ड्रोन आए हैं। अभी जारियत मतलब समंदर में जो आप बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं? किसकी? सॉरी, आबी, हमने कहा आबी। हाँ, आबी जारियत, ये जो पानी रोका है भारत ने, डाइवर्ट किया है। वो जारियत, मैं समझा आप शायद समुद्र की बात कर रहे हैं, नेवी कुछ कर रही है। नहीं, देखिए, ये तो अब उन्होंने एक आपको खत लिखा कि हम सस्पेंड कर रहे हैं, उसका इस जो उन्होंने जारियत की हमारे, और हिंदुस्तान की भी हालत देखें कि भाई आपने कोई जारियत करनी है तो आपको शिकवा है, तो आप आगे मदरसे और मस्जिदों पे आप हमला कर रहे हैं, वो भी जहाज़ों से और जदीद तरीन जहाज़ों से। तो
ये जो उन्होंने सस्पेंड किया है, इसको जो फोरम्स हैं उस पर आपको केस अपना लड़ना पड़ेगा। भारत यहाँ पर कमज़ोर है और भारत वक्त के साथ कमज़ोर भी होगा और वो दुनिया के सामने उसकी हकीकत भी अयां हो गई है। ये भारत को इसमें जो सबसे जहाज़ तो गिरे ही हैं, वो नुकसान तो जगह पर है, लेकिन जो उसकी दुनिया में उसकी जो क्रेडेंशियल्स उसने बनाए थे कि हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं, हम बड़े फ्रीडम के ऑफ एक्सप्रेशन और ये सब बातों के हम हामी हैं और हम इलाके में अमन चाहते हैं और हम बड़े एक प्रोग्रेसिव और बड़े एक ओपन माइंडेड लोग हैं, वो सब ख़त्म हो गई वो बात। हम तो हकीकत जानते थे, दुनिया नहीं जानती थी, तो अब वो भी अब जगह पर आ गए। तो ये जो हमने वफूद भेजे हैं, अमेरिका में हमारा एक डेलीगेशन गया है, बिलावल भुट्टो जरदारी उसकी क़यादत कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये कोई इस चीज़ का मकसद था वहाँ पे जाना, और इस डेलीगेशन के अंदर आपके ख्याल में अपोजिशन के लोगों को भी शामिल करना चाहिए था? देखिए, अपोजिशन से वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक डिमांड होती है, कर ले तो बहुत अच्छा होता है, आपको यूनिफाइड भारत की तरफ से तो और ये डेलीगेशन मेरी नज़र में इतने लंबे नहीं बनाने चाहिए, 2-3 से ज़्यादा आदमी नहीं होने चाहिए, या मुख्तलिफ अगर आदमी जाते हैं तो जब आप मिलते हैं तो 2-3 लोग ही मिलें। ये जब जाके 10-10 आदमी 20-20 आदमी बैठ जाते हैं वहाँ टेबल पर, ये मुनासिब बात नहीं होती, इसको लोग पसंद भी नहीं करते, लेकिन ये ज़रूरी भी होता है। आपको जो डिप्लोमेसी होती है उसका इम्पैक्ट कोई जल्दी नज़र नहीं आता, लेकिन ये एक सिलसिला है, चलता रहता है। आप अपना मौक़िफ़ रखते हैं, बात करते हैं। पर ये जो जंग हुई है, इसका पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर पड़ा आपके नज़र? देखिए, आपको पड़ सकता है, आपको यकजहती का माहौल मिला है, इसको इस्तेमाल करें। कैसे जी? ये किसने करना है? शहबाज शरीफ करना है? तो सब ने ना, इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। आज आपकी हाइब्रिड हुकूमत आप सब तस्लीम करते हैं। फौज का एक रोल है मुल्क की सियासत में, मुल्क के मामलात में, जुडिशरी का भी है, अपोजिशन भी है, हुकूमत भी है, बैठे एक टेबल पर। क्या इसमें नवाज शरीफ साहब का भी अभी कोई रोल रह गया पाकिस्तान की सियासत? क्यों नहीं, उनकी जमात इक़्तिदार में है, वफाक में, सूबे में, ये वो अपने आप को इस मामले से मुस्तस्ना नहीं कर सकते कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जो कुछ हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, उसमें हिस्सेदार है। वैसे हिस्सेदार क्या है, जिम्मेदारी है उनकी। जंग की मनसूबाबंदी की सारी डिज़ाइनिंग तो सारी नवाज शरीफ साहब में बताया गया, ये भी बताया गया। आप समझते हैं कि ये जब कोई ऐसा जंगी माहौल बनता है तो उसमें वज़ीर आज़म का एक लीडर रोल होता है या किसी और का भी हो सकता है? तो मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन खुद जमात कह रही है ना, कि जमात की स्पोक्स पर्सन ने कहा है, मैं तो नहीं कह रहा। चले सर, आइंदा जो इलेक्शंस होंगे उसमें आपकी पार्टी, अवाम पाकिस्तान पार्टी हिस्सा लेगी इंशाल्लाह। और अगर जल्दी हो गए तो आप तैयारी जितनी सतह कोई सतह हिस्सा ले लेंगे। चले, बहुत शुक्रिया। की उम्मीद मत रखें वैसे। चले, विश यू गुड लक सर, विश यू गुड लक। शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सहाफ़ी प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया आपका सर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।